प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1। अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है। अकृषि के लिए अनुपयुक्त, कृषि के लिए उपयुक्त, चारागाह के लिए उपयुक्त, ध्वनों के लिए उपयुक्त। इसका सही उत्तर है अकृषि के लिए अनुपयुक्त। तो निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। 3 बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। 4 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे? ए सूरत, बी बड़ौदा, सी अहमदाबाद, डी गांधीनगर। इसका सही उत्तर है सी अहमदाबाद। 5 1804 के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के रूप में जाना जाता है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया, बी कानून के समक्ष समानता स्थापित की, सी जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकार हटा दिए गए, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 6 HDI का पूरा नाम क्या है? ए मानव विकास सूचकांक, बी मानव विकास संकेतक, सी उच्च विकास सूचकांक, डी बाधित विकास संकेतक। इसका सही उत्तर है ए मानव विकास सूचकांक। प्रश्न 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1। भारत में स्थानांतरित झूम खेती मुख्यतः क्षेत्र में की जाती है। इसका सही उत्तर है पूर्वोत्तर राज्यों में। 2। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक सॉर्यू। 3। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वच्छता की मांग को औपचारिक रूप दिया। इसका सही उत्तर है दिसंबर 1929, लाहौर। 4। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। इसका सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन, WTO। 5। भारत में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन कहा जाता है। इसका सही उत्तर है शक्ति का क्षैतिज वितरण। 6। संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। 1। 19वीं सदी के मध्य में इटली को 10 राज्यों में बांटा था। इसका सही उत्तर है असत्य। 2। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने गिरमिटिया मजदूरों के प्रवास की व्यवस्था को अपमानजनक और क्रूर बताकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसे 1931 में समाप्त कर दिया गया था। इसका सही उत्तर है असत्य। 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका सही उत्तर है सत्य। 4। GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसका सही उत्तर है सत्य। 5। केरल राज्य का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर है सत्य। 6। स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है। इसका सही उत्तर है असत्य। प्रश्न 4। सही जोड़ी बनाइए। कॉलम अ, कॉलम ब। 1। प्रोजेक्ट टाइगर योजना, वर्ष 1973। 2। विमुद्रीकरण, 2016। 3। भारतीय वन्य जीव अधिनियम, 1972। 4। राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी। 5। रोलेट एक्ट, 1919। 6। उद्योग कारखाना, द्वितीय क्षेत्रक।
प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। 1। बाल्कन क्षेत्र में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। इसका सही उत्तर है हंगरी, ग्रीस, पोलैंड, सर्बिया, बोस्निया, बल्गेरिया, अल्बानिया, हर्गोविना आदि। 2। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है दिसंबर 1929। 3। G77 क्या है? इसका सही उत्तर है विकासशील देशों का समूह। 4। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही उत्तर है यूरोप महाद्वीप में। 5। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र। 6। कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी। प्रश्न 6। मरुस्थलीय मृदा की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1। इन मृदाओं का रंग लाल व भूरा होता है। 2। यह मृदा आमतौर पर रेतीली व लवणीय होती है। 3। इस मृदा में ह्यूमस व नमी की मात्रा कम पाई जाती है। 4। शुष्क जलवायु एवं वनस्पति की कमी के कारण इस मृदा में जलवाष्पन दर अधिक है। प्रश्न 6। अथवा संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। इसका उत्तर है संसाधनों के अति दोहन से निम्न समस्याएं उत्पन्न हुई। 1। भूमंडलीय तापन में वृद्धि। 2। ओजोन परत का अवक्षय। 3। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। प्रश्न 7। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी, पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल है, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अथवा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? इसका उत्तर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत संरक्षित क्षेत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें देश भर में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, महत्वपूर्ण वन्य जीवों के आवास शामिल हैं, ताकि वन्य जीव और उनके निवास सुरक्षित हो सके। प्रश्न 8। भाखड़ा नांगल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू एवं चूरू जिलों को विद्युत प्राप्त होती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है? इसका उत्तर है मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल पुरानी प्रणाली है। बांस सिंचाई प्रणाली बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और झरने के पानी की दोहन प्रणाली है। प्रश्न 9। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उत्पन्न हुआ? इसका उत्तर है बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण यह तनाव और बहिष्कार हो गया। रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि सभी देशों ने ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर वहां अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में कई युद्ध हुए। इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की। काउंट कैमिलो दे कावूर पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो दे कावूर एक अग्रणी माने जाते हैं। वह पिंडमाउंट, सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। वह ना तो कोई क्रांतिकारी थे और न ही लोकतांत्रिक। वह इटली के कई अन्य अभिजात वर्ग के लोगों की तरह धनी और सुशिक्षित थे। इतालवी भाषा के मुकाबले उनकी भी पकड़ फ्रेंच भाषा पर अधिक थी
उन्होंने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक गठबंधन किया और उसकी वजह से 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को हराने में सफल हुए थे। प्रश्न 10। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में लिखा है। कोई दो तथ्य लिखिए। इसका उत्तर है हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है। मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है जिसे गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी थी। पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में क्या जानते हैं? लिखिए। इसका उत्तर है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसे दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। प्रश्न 11। जलियांवाले बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को यह दुखद घटना घटी थी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूम का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना को जलियांवाला हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति रुचि नहीं दिखाई, क्यों? इसका उत्तर है भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। प्रश्न 12। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। सर हेनरी मार्टिन स्टेनली कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध थे? इसका उत्तर है मार्टिन स्टेनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई सालों पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। प्रश्न 13। एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष लिखिए। इसका उत्तर है एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है। अतः यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन में मनमानी न करने लगे। केंद्र सरकार की निरंकुशता के कभी कभी राज्यों के हितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह बड़े राज्यों के लिए अनुकूल नहीं है। इसी कारण भारत, रूस, अमेरिका जैसे देशों में इसे अपनाया नहीं गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संक्षिप्त में लिखिए। इसका उत्तर है 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली के अंतर्गत राज्य में एक जिले के लिए पंचायत, एक ब्लॉक के लिए पंचायत तथा एक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत गठित की गई है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अंतर्गत एक ग्राम सभा ग्राम की निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को शामिल करते हुए भी गठित की गई है। प्रश्न 14। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देश एवं निम्न आय वाले देश के मानक क्या-क्या है? इसका उत्तर है विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मानदंड उनकी प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य देश की औसत आय से है।
इसकी गणना देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जा सकती है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? इसका उत्तर है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दर 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है, जिसे वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुना किया जाता है। 1990 में भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 129 थी। 2005 में यह घटकर 58 हो गई, जबकि 2017 में यह प्रति 1000 पर 39 रह गई है। प्रश्न 15। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ लिखिए। इसका उत्तर है संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा प्राप्त है और उनसे केवल निश्चित संख्या में घंटों तक काम करने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें कई अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे सवैतनिक अवकाश, छुट्टियां के दौरान भुगतान, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि। उन्हें चिकित्सा लाभ, पेंशन आदि भी मिलनी चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के 3 सुझाव लिखिए। इसका उत्तर है 1. कृषि में उन्नत तकनीक का प्रयोग करना, 2. वानिकी में अच्छी हाइब्रिड के वृक्ष लगाना, 3. पशुपालन में अच्छी नस्ल वाले पशुओं को पालना आदि। प्रश्न 16। विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना कीजिए। इसका उत्तर है विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक है, लेकिन विकासशील देशों में निरक्षरता दर ज्यादा है। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर कम है, जबकि विकासशील देशों में दोनों की दर ज्यादा है। भारत एक विकासशील देश है, 2 कथन लिखिए। इसका उत्तर है विकसित देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है तथा जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न है, अतः इसे विकासशील देश कहा जाता है। भारत को विकासशील देश मानने के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। 1. जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। 2. कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। 3. औद्योगिक विकास का स्तर निम्न है। 4. आर्थिक विकास दर निम्न है। प्रश्न 17। बैंकों की आय के मुख्य 2 स्रोत कौन कौन से हैं? लिखिए। इसका उत्तर है ब्याज आय बैंकों के लिए राजस्व का प्राथमिक स्रोत है। बैंक व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों जैसे उधारकर्ता को पैसा उधार देकर ब्याज आय अर्जित करते हैं। ऋण और ऋण सुविधाओं पर लगाए जाने वाला ब्याज जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से अधिक होता है, जिससे बैंकों को स्प्रेड या मार्जिन उत्पन्न करने की अनुमति मिलती है। साख के मुख्य स्रोतों को लिखिए। इसका उत्तर है साख के निम्नलिखित स्रोत हैं: साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार और मित्र आदि। प्रश्न 18। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। इसका उत्तर है जैव विविधता में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें आवास विविधता, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और आनुवंशिक विविधता शामिल है। किसी प्रजाति के भीतर आनुवांशिक विविधता न केवल प्रजाति के बीच विविधता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि प्रकृति से उपलब्ध भोजन, फाइबर और दवाओं की विविधता में भी योगदान देती है। वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। इसका उत्तर है 1. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना नुकसान पहुंचा नियंत्रित करना। 2. वन्यजीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
एवं वन्य क्षेत्र में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। 3. राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य की स्थापना करना आदि। प्रश्न 19। इटली के एकीकरण में जुसेपे मैत्सिनी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिंडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 के महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? लिखिए। इसका उत्तर है महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से 34 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भाव भी 50% कम हो गए। कृषि उत्पादों की कीमत भी तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार किया। प्रश्न 20। भारत के 3 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जिनका विभाजन कर नया राज्य बनाया गया है। इसका उत्तर है उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर, झारखंड को बिहार से अलग कर, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर तथा छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर नए राज्य बनाए थे। संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है संघात्मक शासन की निम्न विशेषताएं हो सकती है: संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली आदि। प्रश्न 21। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन की सोपान लिखिए। इसका उत्तर है मानव की अपने भौतिकवादी जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है और उनकी पूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है। इससे अनेकों संसाधन समाप्ति के कगार पर हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अर्थ तो खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। संसाधन नियोजन से तात्पर्य संसाधनों के नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग की रणनीति से है। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका तथा मृदा की क्षैतिज परतों को मृदा संस्तर कहते हैं। मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों का मिश्रण है जो भूपर्पटी के सबसे ऊपरी स्तर में पाई जाती है। जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने से मृदा का निर्माण होता है। भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। फलस्वरूप फसलों का शो तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है। प्रश्न 22। इतिहास की पुनः व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन था। स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है इतिहास की पूर्ण व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज भारतीयों को असभ्य और पिछड़ा समझते थे। महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में थे।
उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां के नसभेल्दी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। वह भारत में भी स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि मानव में जब तक धर्म संप्रदाय को लेकर विचार मतभेद रहेंगे तब तक राजनीतिक नहीं हो सकती है। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमान के पारंपरिक द्वेष और गणना को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने सदैव सांप्रदायिक राजनीति का विरोध किया है। उनके अनुसार विभिन्न धर्म एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने के विभिन्न मार्ग हैं और उसे मार्ग पर चलने के लिए सर्वप्रथम धर्म, जात-पात, उच्च नीचे आदि के भेदभाव को मिटाना होगा, तभी स्वराज की स्थापना हो सकेगी, नहीं तो आपस के मतभेद कभी भी एकता को स्थापित नहीं होने देंगे। नमस्कार बच्चों, ट्राइबल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए सामाजिक विज्ञान और भूगोल के अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो एमपी बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना वाले प्रश्नोत्तर है। आगे भी ऐसे ही प्रश्नोत्तर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।